11वां वेबिनार है और जिसके जो है प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर शुभम कुमार कुलश्रेष्ठ जी। ये सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान विभाग के, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है रायसेन में, जहाँ पर जो है साहब जो है विद्यार्थियों को जो है उद्यानिकी की शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ इनके नित नए नवाचार जो है वहाँ के प्रक्षेत्र पे भी अपना लगातार अपनाए जाते हैं और जो कि किसानों को और विभिन्न विद्यार्थियों के माध्यम से जो है प्रसारित भी किए जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी को कि आज मिर्च की सफल वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, उसको जो है मिर्च में सबसे बड़ी समस्या है विभिन्न प्रकार की बीमारियों और वायरसेस से बचाव करना और उसके क्या-क्या केमिकल उपचार हो सकते हैं, क्या संभावित जैविक उपचार हो सकते हैं जिससे किसान की लागत को कम से कम लागत में एक सामान्य किसान भी जो है मिर्च की सफल फसल को ले सके और बेहतर अपने आय का सृजन कर सके। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री डॉक्टर शुभम कुमार कुलश्रेष्ठ साहब को कि वो आए और किसानों को नित नई मिर्च की खेती में नित नई नवीन जानकारियों के साथ-साथ अपने अभिनव प्रयोगों को साझा करें, जिससे किसान जो है इस बेहतरीन आय उत्पादन करने वाली फसल में, आय का सृजन करने वाली फसल में खुद को सफल बना सके। स्वागत है श्री शुभम सर, कुमार। धन्यवाद सर। सर नमस्ते सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी क्लियर है, क्लियर है आपकी आवाज क्लियर है शुभम जी सब। अच्छा जी। ये रबी सीजन है और अभी मिर्च की खेती की जो जरूरी जानकारी थी बहुत अपना टिपिकल टाइम चल रहा था, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद पूरी बलराम टीम को और विशेषकर व्यासी सर को जो ऐसा मंच प्रदान करते हैं। लगातार सारी सूचनाएं जो है रिकॉर्डेड माध्यम से भी आपके पास पहुंच सकेंगी और ऐसे भी। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए भैया प्लीज। मिर्च जो है पूरे भारत में सारे प्रदेशों में और समय समय पर सभी जगह खाई जाती है। सारी सब्जियों में, अचार में और पकी और हरी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गुजरात, राजस्थान जो जगह हैं, यहाँ पे ज्यादातर चलन है पकी हुई लाल मिर्च का या मसाले में, और इसके साथ में रंग के लिए भी खाने में ये प्रयोग की जाती है। तो भारतीय जीवन शैली में मिर्च का एक बहुत अहम रोल है, खास तौर पे किचन किंग है ये। सब्जी कोई भी हो, एक मिर्च का टेस्ट सबको चाहिए, तो ये बहुत मुख्य सब्जी उभर के आती है हमारे आहार में और सभी किसानों को कम से कम इसकी खेती के बारे में जानना ज्यादा जरूरी लगा, तो ये वेबिनार प्रस्तुत है उसी बारे में। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। परिचय में, चूंकि इसकी जो लाल कलर है वो होता है कैप्सेंथीन नाम से, एक अलग एलिमेंट होता है, और तीखापन जो होता है कैप्सिसिन के नाम से। तो ये अब कुछ अलग अलग मिर्चों में अलग अलग एस्कॉर्बिक एसिड और ये विटामिन सी जो होता है इसकी भी धनी है, और इसके अलावा मसालों में एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा रोल है इनका। भारत से काफी ज्यादा ये एक्सपोर्ट होता है, सूखी लाल मिर्च का जो अचार होता है और वैसे भी। तो इस वजह से ये हमेशा ही अपने रंगों की वजह से भी कुछ स्पीशीज जो है इनकी खाने के अलावा शो प्लांट में भी जो है यूज होती हैं। विशेषकर आपके जो असम और दार्जिलिंग साइड की जो कुछ मिर्चें हैं वो गोल और काली, लाल, कुछ अलग अलग कलर की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैरायटी वाइज क्षेत्र विशेष में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग टाइप की वैरायटी पसंद करते हैं। अब चूंकि इसकी उगाने की जो क्लाइमेट है ये बहुत ठंड को नहीं सहन कर सकती है, या पीएच बहुत ज्यादा हाई या लो हो जाए उसे थोड़ी दिक्कत आती है। पीएच अगर 6 से 7 के बीच में है, ना तो वो एसिडिक हो ना वो एल्कलाइन हो, और चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें कि पानी रुकता नहीं हो, तो आप खरीफ मौसम से इसको बहुत अच्छी जगह प्लान कर सकते हैं। जो अगेती फसल होगी, अगर उसमें 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान है, जो अमूमन जो है 34-35 डिग्री के आसपास जो है, खरीफ में थोड़ी धूप ज्यादा बढ़ जाए तो रहता है ज्यादातर जगह पे, और रबी सीजन में भी 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे ऑप्टिमम में ये हमेशा ही सबसे अच्छी उत्पादकता के साथ हुई है।
फूल बनते समय अगर किसी भी सब्जी वाली फसल में नमी कम हो जाती है तो वहां पे फलों का झड़ना गिरना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर 25 डिग्री रूम टेम्परेचर जो है 24 डिग्री का इसके आसपास तापमान रहे और नमी बहुत ज्यादा ना हो, सिंपल अगर एक जरूरत के हिसाब से जमीन में नमी हो जिससे कि पौधे पोषक तत्वों को घोल स्वरूप में खींच सकें, तो इस तरह से ये फ्लावरिंग के टाइम पे और फल बढ़ते टाइम पे ये जरूरत है नमी की। लेकिन जो फसल को लाल मिर्च के हिसाब से ले रहे हैं उस टाइम में उनमें नमी नहीं होनी चाहिए, फल जो है पौधे पे ही लाल होते हैं, तो वहां पे जो है शुष्क मौसम होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात करते हैं कुछ जो वैरायटीज हैं सबसे ज्यादा फार्मर्स को दिक्कत होती है इस बारे में। पब्लिक सेक्टर वैरायटी में काशी अनमोल जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है बनारस में, और ये काशी अनमोल जो है सबसे बड़ी जो मिर्च की प्रॉब्लम आती है आपकी वायरस लीफ कर्ल वायरस जो है निकोटियाना वायरस 16, इससे ये टॉलरेंट वैरायटी है। इस वैरायटी में ये बीमारी नहीं लगती है। मैं आपको कोशिश होगी आगे वैरायटी की वो भी दिखा दूंगा। पूसा ज्वाला में भी ये आपकी जो लीफ कर्ल वायरस है ये नहीं लगती है। साउथ के लिए अर्का हरित और आंध्र ज्योति ये जो वैरायटी है ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक तमिलनाडु के पार्ट में ये लगती हैं। पंजाब लाल जो है ये स्पेशली लाल वैरायटी है जो हरियाणा पंजाब के बेल्ट में जो थोड़ी सी ठंड जहाँ ज्यादा होती है वहां वाले पार्ट के लिए है। और जवाहर मिर्ची 283 जो है मध्य प्रदेश वगैरह जैसी क्लाइमेट के लिए काली मिट्टी में। प्राइवेट सेक्टर से जो वैरायटी है ये कुछ कंपनी है, प्राइड जो है ये भी राशि सीड की है, ये लीफ कर्ल वायरस टॉलरेंट है। पहली फोटो जो स्लाइड पे थी ये राशि की प्राइड की थी। आर्मर भी बहुत अच्छी मिर्ची है। और एक सेगमेंट यहाँ पे मिर्च में अलग चलता है, जैसी बीच में आपको फोटो दिख रही है लंबी, थोड़ी ज्यादा लंबी होती हैं ये मिर्चें और कम तीखी होती हैं। तो सितारा वैरायटी काफी फेमस है मध्य प्रदेश, विशेषकर ऐसी किस्मों को यहाँ के जो ग्राहक है वो चाहते हैं, या राजस्थान के भी कुछ ग्राहक जो है ऐसी मिर्चें चाहते हैं लंबी वाली। तो सितारा गोल्ड से अलग सेगमेंट देसी में जाता है, जो जोधपुर में बड़ी मिर्चें हैं जिसके पकौड़े मिर्ची पकौड़े फेमस हैं, तीखी कम होती है वो वाली। और ये जो प्राइड आर्मर या काशी अनमोल पूसा ज्वाला है ये है पेंसिल जैसी, जो पहली वैरायटी आपको दिख रही है ऊपर गाढ़े हरे कलर की चिकनी और पेंसिल जितने मोटाई की 3 से 4 इंच लंबी जो है ये मिर्ची होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ में ये मिर्ची की वैरायटी के बाद में ये जो डिटेल है, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत कुछ सालों से हमेशा जो है लीफ कर्ल वायरस के लिए टॉलरेंट मानी गई है। तो एक पूसा सदाबहार करके भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली से रिलीज वैरायटी थी, जिसकी शुरुआती जो है क्षमता जो है वायरस के लिए प्रतिरोधी थी। और ये ऊपर आसमान की तरफ में जैसे पूसा सूरज, ये कुछ सूरजमुखी टाइप की वैरायटी आती हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसको बेचती हैं। ज्यादातर लोग खाने के अलावा शो के लिए भी अपने किचन गार्डन में लगाते हैं। तो ऊपर की तरफ इनकी फलियां गुच्छों में लगती हैं। लेकिन ये अगर कोई प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाहता है तो पहली दिक्कत यह है कि पहले ये वैरायटी लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंट थी जो अभी नहीं बची है। और दूसरा इसकी मार्केट वैल्यू, जो इसकी जो आपकी फल का जो साइज है या जो अलग अभी जो रेजिस्टेंसी नहीं बची इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो पहले ये वैरायटी आप डिस्क्रिप्शन के लिए जान सकते हैं बस, लेकिन इसे ना लगाएं, मेरी जानकारी में ये फिलहाल सफल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली कर दीजिए। भूसा ज्वाला जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इसके सीड आपको आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से या काफी सारी यूनिवर्सिटीज में भी जो है ये बटी हुई है। कुछ पब्लिक सेक्टर वैरायटी को भी आईसीआर के थ्रू ये टाई अप हुआ था, तो वो पूसा ज्वाला सेल करती हैं। तो पूसा ज्वाला में लीफ कर्ल वायरस नहीं है और बहुत छोटा पौधा आपका काशी अनमोल का और उससे बड़ा पूसा ज्वाला का, ये बरगद की शेप में बिल्कुल बहुत सुंदर आकार में और गाढ़े हरे कलर की मिर्ची के साथ बढ़ता है। इसे आप पका भी सकते हैं और लाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है ये रिकमेंडेशन होता है अगर पब्लिक सेक्टर वैरायटी से आप इसे सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जवाहर मिर्ची 283, इसे एनोनेट कर दीजिएगा प्लीज। जवाहर मिर्ची 283 जो है ये मध्य प्रदेश की है, थोड़ा झाड़ीनुमा पौधा होता है इसका, और फल सीधे और मध्यम आकार के हैं। हालांकि फार्मर्स तक ये वैरायटी आज पहुंच में नहीं है। वैरायटी JNKV जबलपुर से रिलीज हुई है और हरे फलों के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी रही है। जो जबलपुर के आसपास की जो क्लाइमेट है, थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहां पे भी इसका छोटा पौधा ये टेम्परेचर को सहते हुए अपनी फ्रूटिंग को देता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसे एनोनेट हटा दीजिए। किस जिले में जवाहर मिर्ची किस जिले में काम में आएगी? एनोनेट हटा दीजिए जी। शिमला मिर्च भी हम इसके साथ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करीब करीब एक जैसी ही सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है इनकी। तो शिमला मिर्च में क्या है, कलर्ड कैप्सिकम, आपकी शिमला मिर्च को आपको कैप्सिकम नाम से, शिमला मिर्च नाम से, और आपकी जो है स्वीट पेपर नाम से भी जानते हैं, और पपरिका नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रीन हाउस में स्पेशली लगती है और ओपन एरिया में भी ये बहुत अच्छा प्रभाव देती है। कुछ फलों की वैरायटी इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी है वो कैलिफोर्निया वंडर है। भारत वैरायटी है, ये बहुत पहले, सबसे पहले वैरायटी आई थी। और हरे फलों की बात करें तो कैलिफोर्निया वंडर और भारत पूसा दीप्ति और ग्रीन गोल्ड ये वैरायटीज हैं। पीले रंग में आपकी हॉलैंड ऑर्बेलो वैरायटी बहुत ज्यादा फेमस है। NS 285 और 280 जो है इसकी नामधारी की है। ननेम्स जो बायर के अंडर में है, ये भी 30-20 नाम से एक वैरायटी है। लाल फल में आपकी बॉम्बे है सिंजेंटा की, जो अब सिंजेंटा जो है केम चाइना चाइनीज कंपनी हो चुकी है। तन्वी प्लस जो है ये बहुत ज्यादा सुपीरियर वैरायटी है हॉलैंड की, और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग के साथ शाइन है, वजन है फलों में। बैगनी फलों में नोयू कंपनी जो ताइवान की रेड लेडी 786 पपीता बेचती है, उसकी निकिता नाम से वैरायटी आती है। आर्या और आयशा नाम से भी सी कंपनी की वैरायटी है, ग्रीन कलर में और येलो कलर में, रेड कलर में। तो ये शिमला मिर्च की कुछ वैरायटी थी, अलग अलग रंगों में अवेलेबल है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर से। अरे साहब आवाज क्लियर आ रही है? आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है, और सवाल आप लिख सकते हैं जिसका भी हो। स्लाइड प्रेजेंटेशन के बाद आपका सवाल जवाब रखा जा सकता है, क्योंकि सभी को आवाज आ रही होगी, इसीलिए ये। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नर्सरी की प्रिपरेशन जो है वो खेत की तैयारी के समय नर्सरी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जब भी नर्सरी तैयार करें वो थोड़ी ऊंची हुई जगह पे हो, कंपोस्ट मिली हो, और उस जगह में आपको कोई बीमारी नहीं आए, इसलिए पहले से नर्सरी के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो नर्सरी ट्रीटमेंट में आपको पहले से ही फॉर्मेल्डिहाइड 3 हफ्ता पहले, अगर ज्यादा दिन पहले कर रहे हैं तो आप फॉर्मेल्डिहाइड और इस टाइप की चीजों से जो है पहले ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई फंजीसाइड से करना है तो थीरम या कार्बेंडाजिम से आप कर सकते हैं। और समर प्लाई मतलब गर्मी में जुताई करें तो डैम्पिंग ऑफ नाम की एक बीमारी आती है, जो जमीन के पास से पौधे गल के गिर जाते हैं। बीज आपका बहुत छोटी अवस्था में ही ऐसे खराब हो जाता है। तो इस तरह से आप उस तरह नर्सरी की प्रिपरेशन करते हुए कंपोस्ट से लगाइए और लाइन में बोइए, जो पौधे थोड़ी दूरी में रहें। आप प्रो ट्रे में भी लगा सकते हैं, जिसमें कि सारे बीज बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं, और सॉइललेस मीडिया में जमीन से आने वाली बीमारियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, जल निकास की सुविधा वहां जरूर रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैविक नियंत्रण आप नर्सरी में कर सकते हैं, और जैविक नियंत्रण के लिए आपको ट्राइकोडर्मा हर्जियनम एक फंजीसाइड है, एक फफूंद है जो दूसरी फफूंद को खाती है। इसके बाद जो लोग कार्बेंडाजिम से यूज करते हैं वो उसे प्रयोग कर सकते हैं बाविस्टी नाम से, टर्फ नाम से, और अदर भी काफी सारे कंपनीज के ट्रेड नेम से ये मिलती हैं। तो इस तरह से आप
जमीन में उपचार करके मिट्टी से आने वाली फफूंद जनित बीमारियों को रोक सकते हैं। लाइन से बोना, और सबसे ज्यादा जरूरी है ऊपर मौसम से, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट बो रहे हैं तो रबी मौसम से और ठंड से, और अगर आप अगेती बो रहे हैं तो बारिश में ज्यादा अतिवृष्टि से। छोटे पौधों को बचाने के लिए ये सुविधा आपको करनी होगी कि उठा हुआ बेड, उपचारित जमीन, और छोटे से प्लास्टिक से आप ढक सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लो टनल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि छोटी सी स्ट्रक्चर के साथ में आप बांस से या मुड़े हुए कमानीदार तार से आप पॉलिथीन को कुछ टाइम के लिए ढक सकते हैं, और ये आराम से उठा के दूसरी जगह भी रखा जा सकता है। तो अगेती जायद वाली कुछ फसलों में तो लो टनल लगाया ही जाता है, जो आपकी लतर वाली सब्जियां होती हैं, और उसके अलावा आप नर्सरी के लिए लो टनल को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जो आसानी से पौधे को उसकी जरूरत वाला जो तापमान है वो देती है, तो इसका सही अंकुरण, सही जमाव, सही बढ़ाव और बीमारियों से बचाव, कीड़ों से बचाव होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीज दर जो है, जो देसी वैरायटी हैं उनके लिए 800 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक का बीज लगता है, और हाइब्रिड है तो उनका 300 ग्राम 350 ग्राम तक में बीज जो है आराम से पूरे हो जाता है। अब ऐसे अगर एरिया के लिए जो है आप 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ एरिया में लगाने के लिए जो बीज आप लगा रहे हैं, तो 800 ग्राम अगर आपको बीज लगाना है देसी वैरायटी किसी का, तो ये आपका जो है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया नर्सरी के लिए चाहिए, और अगर हाइब्रिड है तो 50 से 60 स्क्वायर मीटर जो है चाहिए। तो कुछ किसान जो लीफ कल टॉलरेंट वैरायटी लगा रहे हैं और उनके पास और भी कंट्रोल के तरीके हैं, वो लोग गर्मी में लगाएं, तो जनवरी फरवरी में आप नर्सरी लगा सकते हैं, और जो बारिश में लगा रहे हैं वो मई जून से तैयारी कर लें, और जून जुलाई में आप अपनी नर्सरी ट्रांसप्लांट कर दें, और रबी में मौसम में सितंबर से आप अपना बीज बुआई करके अक्टूबर में 15-20 अक्टूबर के आसपास से आप अपनी नर्सरी लगा सकते हैं। तो अलग अलग दूरी के हिसाब से क्या कितने पौधे पर हेक्टेयर आएंगे ये आपके सामने है। 60 गुणे 45 जो है आपका खरीफ मौसम में, जब ज्यादा फैलाव होता है पौधों में, डालियां ज्यादा घनी होती हैं। 60 गुणे 30 जो है ये आपका रबी मौसम में है, और 45 गुणे 30 जो है आपका जायद मौसम में। ये स्पेसिंग के साथ में आप मिर्ची लगा सकते हैं अपनी देसी से लेके हाइब्रिड वैरायटीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेड लगाने का जो तरीका है, इसमें अगर आप ग्रीन हाउस में शिमला मिर्च लगा रहे हैं, या जो कुछ लोग समतल खेत में नहीं, खेत में ओपन एरिया में भी बेड में लगाते हैं जहाँ पे ड्रिप के तार वार लगे हों, या थोड़ा ऐसे उठाने से क्या होता है, मिट्टी में अचानक कभी बारिश ज्यादा हो जाए या आपके खेत में फ्लो में पानी ज्यादा हो जाए, तो जड़ों के पास जो ये मिट्टी चढ़ी हुई है ये पौधे को एक बहुत ठहराव देती है, और इस तरह से पौधे लगाने से आपकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, ये बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसमें एक तो सीध में लगाते हैं, ये जो रस्सी खींची हुई दिख रही है, इसी सीध में आप लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर है, लेकिन पौधे से पौधा 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर मौसम के हिसाब से लगाते हैं। पौधे जो है एक दूसरे के सामने सामने नहीं लगे, दोनों लाइन में, ये जिग जैग फॉर्म में लगे। तो ऐसे क्या होता है कि जड़ों का फैलाव सामने वाली पौधे की जड़ों से नहीं होता है, और ये जो आपका इसमें वीड अपनी ग्रोथ के लिए कंपटीशन है जड़ों का, वो नहीं होता। तो पौधे पोषक तत्वों को बहुत सही मात्रा में पूरी जमीन से ले सकते हैं। जड़ उपचार एक ऐसी प्रोसेस है जो अभी तक किसान नहीं कर रहे हैं। जड़ों के उपचार से फायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी में, नर्सरी में उगे हुए पौधे जब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं खेत में, तो हो सकता है कि पौधे की जड़ों के पास, या अगर कंपोस्ट में भी आपने ट्रीटेड कंपोस्ट नहीं है, तो उस जगह पे आप जो पौधा लगा रहे हैं वो पौधा बीमारी से ग्रसित हो सकता है स्टार्टिंग फेज में। अब ऐसी केस में आपको क्या करना है कि जड़ों को, इफ्को का एक प्रोडक्ट आता है सागरिका, समुद्री घास का अर्क है ये जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और पौधे को मौसम विपरीत परिस्थितियों से बचाने के अलावा ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्री घास का निचोड़ है।
और एक नया प्रोडक्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है त्रिगुण नाम से, 3 in 1। तो त्रिगुण में क्या है, कंटेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं लिखे गए हैं इसको की तरफ से, लेकिन त्रिगुण में जो कंटेंट बताए जा रहे हैं उसका इफेक्ट जो बताया जा रहा है वो है जमीन होने वाली जो बैक्टीरिया से बीमारी है और फंगस से जो आने वाली बीमारी है, और सबसे ज्यादा जो है निमेटोड। टमाटर में मेलाइडोगाइनी नाम का एक निमेटोड आता है, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो उसकी वजह से बचा लेता है पौधे को, और पौधा इसकी पड़ने की वजह से ये बहुत तेजी से बीमारियों से बचते हुए ग्रोथ करता है। अगर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई नहीं है तो इफ्को का ही कंसोर्टी आता है, जो आप किसी और भी जगह से, अजेटोबैक्टर, पीएसबी और केएमबी, ये 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को मिट्टी में इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ी हुई इन तत्वों को घोल के जड़ों के पास सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं, घुलनशील अवस्था में। ऐसी स्थिति में पौधा उनको पाता है और अतिरिक्त नाइट्रोजन या अतिरिक्त फास्फोरस पोटाश को दिए बिना ही अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा लेता है। तो ये बैक्टीरिया जो है आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। आप इस जगह पे डिकम्पोजर और या ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास का भी कर सकते हैं, जो जड़ों के ऊपर एक लेयर बना देंगे, तो उसमें जमीन से आने वाली फंगस या बैक्टीरियल बॉर्न जो बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके जितने भी सवाल हों आप अपने पास अभी नोट करके रखें, तो ऐसे आपके सवाल जो हैं वो बाद में लिए जा सकेंगे। रोपाई के बाद अगर कुछ जगह पे जहाँ पे डीएपी, यूरिया, पोटाश का कल्चर है, तो वहाँ पे आपको फूल आते टाइम, फल बनते टाइम, ऐसे टाइम में टॉप ड्रेसिंग कहलाती है, ऊपर से फसल के ऊपर में यूरिया देना, ये आप कर सकते हैं। किसान ज्यादातर क्या करते हैं, सिंचाई के साथ में एक प्रोसेस करते हैं कि जब सिंचाई कर रहे हैं तो अपनी फसल को बढ़ाने के लिए यूरिया देते हैं। वैसे तो कोशिश करिए कि इसको कम देना पड़े, लेकिन जहाँ भी हमेशा कल्चर में है तो जब यूरिया दीजिए पहले पानी कीजिए, जब पानी की नमी कम हो जाए तो 2 दिन या 1 दिन बाद जब भी आपके चलने लायक स्थिति, उस जगह पे यूरिया दीजिए। तो यूरिया क्या है, एमाइड फॉर्म में होता है और बहुत तेजी से अवेलेबल हो जाता है पौधे को। इस वजह से अगर वो किसी जगह पे गिरता है और आपने पानी चलाया, होता यह है कि किसान यूरिया डालते हैं फिर पानी चला देते हैं, तो यूरिया जिस जगह ढलान है पानी की वहां जाएगा, या खेत में जो नाली की जो प्रारंभिक स्थिति है वहां से हमेशा बहते बहते एक तरफ में बिल्कुल नाइट्रोजन विहीन हो जाएगी फसल आपकी, और जिस तरफ में सबसे किनारा है वहां पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा ये खेत के लिए भी। इस तरह से आपका खेत हमेशा दूषित होता चला जाएगा। जड़ों के पास सिंचाई, हल्की नमी रखिए, कोशिश हो कि आप मल्चिंग बिछाइए। मैं इसमें माफ कीजिए, मैं ऐड करना भूल गया। मल्चिंग एक प्रोसेस होती है, जो पौधे आप लगा दें तो प्लास्टिक की या फिर आपके धान के पुआल की या आम के पत्ते की, केले के पत्ते की, ऐसी कोई भी चीज जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो और धूप को डायरेक्ट जमीन पे टच होने से रोकती हो। मल्चिंग का इफेक्ट ये होता है कि उसमें पानी का वाष्पोत्सर्जन दर जो है वो कम हो जाता है, जमीन में एक थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है, तो पौधों की बार बार पानी देने की क्षमता तो कम होती ही है। दूसरा क्या होता है, इस हल्की अतिरिक्त गर्मी से पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, मिट्टी भारी नहीं होती है, और इस तरह से आपकी उपज अगेती आती है और बीमारियां कम लगती हैं। तो मल्चिंग, अगर ऑर्गेनिक मल्चिंग है, यानी कि सड़ने वाले कोई भी पदार्थ हैं प्लास्टिक के अलावा, तो ये कुछ टाइम बाद आपकी जमीन में खुद भी खाद का काम करते हैं। नमी के लिए आपको मल्चिंग, पॉलिथीन मल्च यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो नमी आपको बचा सकती है। और पहली सिंचाई जो है उसके बाद से आप गर्मी के मौसम से आप जब भी देखें, शुरुआती जो है आपको पौधा लगाने के 3 दिन तक लगातार पानी देना चाहिए। कोशिश ये करिए कि 2 दिन पानी देने के बाद तीसरे दिन जब भी आप पानी वानी दे रहे हो तो उसमें फंजीसाइड मिला दीजिए, जैविक हो या अजैविक, आपके फंजीसाइड मिला के आप पानी दीजिए। शुरुआती अवस्था में एक बार इंसेक्टिसाइड देना पड़ता है, खासतौर पे काटने कुतरने वाले टिड्डे जैसे कीड़े जो हैं ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आसपास दूसरी सारी फसलें नहीं रहती हैं, तो ये पौधा सॉफ्ट रहता है, उस टाइम इसको कुतर देते हैं, और ये कुतरा यानी कि पौधा वहां से कट के गिरा तो खत्म हो गया फिर। तो इस टाइम में एक बार इंसेक्टिसाइड का पौधा लगाने के बाद और एक बार फंजीसाइड का,
इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है और फंजीसाइड का खासतौर पर जड़ों के पास पानी देना, ड्रेंचिंग। तो इस तरह से आपके पौधे बच सकते हैं अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिंचाई में आपकी फ्लड इरिगेशन जहाँ पे खुला मेड़ बना के और ऐसे पानी देते हैं, तो मौसम के हिसाब से आप अलग अलग समय पर पानी दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन अभी सारे लोग करीब करीब इसके बारे में परिचित हो चुके हैं कि ये कितनी अच्छी जो है पैदावार में बढ़ोतरी करती है। सिर्फ जड़ों के पास पानी जाता है। इसमें खाद भी आप पानी में घुलनशील जो खाद है उन्हें दे सकते हैं, तो सीधा जड़ों में ही जाता है। इसका लॉस नहीं होता है। जड़ों में डायरेक्ट जाने से और डायरेक्ट पानी में घुले होने से पौधा घोल रूप में ही लेता है किसी भी खाद को। तो ये बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा 60 से 70% तक पानी की बचत के साथ में 30 से 40% जो है सामान्य फसल जिसमें उपज सिंचाई की जा रही है खुली सतही सिंचाई से, उससे ड्रिप इरिगेशन बहुत प्रभावी रहा है। तो खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन की बहुत रिकमेंडेशन होती है। यहाँ पे शुरुआती अवस्था में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर भी दे सकते हैं, लेकिन जब थोड़े पौधे 1-1.5 फीट के होते हैं तो फिर स्प्रिंकलर देने से पौधों पे फलों के साथ में ये भर जाता है, ज्यादा तो वजन हो जाता है, तो फिर ट्रेनिंग प्रूनिंग में खर्च ज्यादा आ जाता है और स्प्रिंकलर वहां पे मना हो जाता है। सबसे अच्छा साधन जो है ड्रिप बिछाइए और मल्चिंग कीजिए और पौधरोपण वहां रहे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप में एक अच्छी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसे एनोनेट कीजिएगा स्लाइड को। इंटरक्रॉप जो मिर्च के किसान हैं वो ज्यादातर जगह पे करने लगे हैं अभी गेंदे की फसल के साथ में। इसके अलावा प्याज के साथ बहुत अच्छा उत्पादन है। आप फसल चुनाव उस बेस पे कर सकते हैं जब आप अतिरिक्त टाइम, जब तक आपकी फ्लावरिंग और फ्रूट हार्वेस्टिंग की स्टेज आ रही है उसके पहले पहले आप फसल चुनाव कर लें। तो किनारों की मेड़ों पे आप शलजम, चुकंदर, मूली जैसी फसल ले सकते हैं। नाली वाली जो लाइन है उस जगह पे आप बड़ी बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न जैसी फसल भी ले सकते हैं, या बीच में भी आप कभी ऐसी जगह ले सकते हैं। और लंबी ऐसी बड़ी फसल में फायदा ये होता है कि इस पे कोयल या इस टाइप के कीड़े बैठते हैं, तो अतिरिक्त तरीके से ये क्या करते हैं, पौधे के जब पास बैठने का इनको अवसर मिलता है तो ये आपके पौधे से कीड़ों को चुन लेते हैं। आपका छिड़काव कीड़े कीटनाशक का कम हो जाता है। दूसरा, ठंड के मौसम में अगर बहुत बड़े फसल वाली ऐसी कोई चीज आपने लाइन में लगाई हुई है, सिंपल मक्का या स्वीट कॉर्न जैसी फसल जो है ठंड से एक पौधे बगल की लाइन को असर होने से रोकती है। और गेंदा जो है ये बहुत अच्छा प्रभावी है। पहला तो ये जड़ों से ऐसे केमिकल निकलता है जो निमेटोड को रोक देते हैं। दूसरा ये काम क्या करता है, इस पे पीले रंग के होने की वजह से सफेद रंग की एक मक्खी होती है जो वायरस को फैलाती है, या माहू है, ये सफेद रंग, ये पीले रंग पे जाते हैं तो गेंदे के फूलों पे जाते हैं। इसके अलावा इल्लियां जो हैं ये धनिया और गेंदे पे दोनों पे बहुत तेजी से आकर्षित होती है, तो हमारी मुख्य फसल बच जाती है और ये ट्रैप क्रॉप का भी काम करती है। अगर आपके यहाँ गेंदे के लिए मंडी नहीं हो फिर भी आप गेंदा लगाइए, किनारे किनारे मेड़ों पे लगाइए, बीच में लगाइए। इस गेंदे से आपके मुख्य फसल को कीटनाशक का काफी कम प्रभाव होता है और आपका खर्च बचता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक सामान्य तरीका है, अब चूंकि शिमला मिर्च में वो कुछ लंबी वैरायटी होती है जो इनडिटर्मिनेट टाइप की कहलाती हैं। ग्रीन हाउस में बढ़ने के लिए उनकी डालियों को जरूरत होती है कि सारी डालियों को नहीं बढ़ने दिया जाए, तो एक प्रोसेस है टॉपिंग। टॉपिंग मतलब लगाने के 15 दिन बाद आपको ऊपर से सबसे मेन कली को तोड़ देना होता है। तोड़ के एक फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं ताकि जड़ों में वहां पे से सड़न ना बढ़े। तोड़ने से क्या होता है, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि साइड के जितनी भी गांठें हैं, कोशिश ये हो कि 6 गांठें उस पौधे में रहें। 6 गांठों वाले पौधे में से सारी जगह से ये कल्ले फूटेंगे, एक एक दो दो, और वहां से नई डालियां बढ़ेंगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस पौधे को ये डिसाइड करना है कि हम इसमें कितनी डालियों को बढ़ने दे रहे हैं। 2 से 4 ये लीडर सिस्टम कहलाता है।
नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए तो उसमें आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसे तोड़ाई करने से अगली स्लाइड में जो आपको दिखेगा, ये बगल में हर जगह से कल्ले जो फूटे थे, हमने सिर्फ ऊपर के 2 या 4 कल्लों को बढ़ने दिया। जितने ज्यादा कल्ले डालियों के स्वरूप में प्राइमरी ब्रांच के बाद सेकेंडरी ब्रांच में बढ़ेंगे, उतने ही फलों की क्वालिटी पर असर होगा। अगर ज्यादा डालियां हैं तो वो पौधा घना रहेगा, पत्तों और उनके लिए ज्यादा खींचेगा, फलों का साइज छोटा हो जाएगा। या आपके जो गुच्छे उच्छे में, मिर्च में भी ऐसा होता है कि जब ये शुरुआती अवस्था में बढ़ते हैं तो ज्यादा अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, और फिर जब प्रोडक्शन देने की स्टेज आती है तो उस टाइम तक कम करते हैं। प्रूनिंग करने से पहली हार्वेस्टिंग तो लेट होती है, लेकिन आपकी ज्यादा हो। तो शिमला मिर्च जैसी फसल में अगर साइज बड़ा है तो उसका रेट ज्यादा मिलता है। और अच्छे फल का साइज लाने के लिए हमें क्या करना है, लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांच को रखना है, या तो 2 या तो 4। तो 2 नंबर की डाली से उपज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, तो वो कहीं ना कहीं इसको बराबर कर देती है, जो बाद में आपकी टोटल इनकम होती है। अगर 4 डालियां रखते हैं तो थोड़ी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन एवरेज इनकम उसके बराबर आ जाती है जो आपकी 2 है। तो जिन लोगों को एक्सपोर्ट करना होता है फॉरेन में, यहाँ जहाँ सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से ही मार्किंग करते हुए रेट मिल रहा हो, वहाँ पे 2 लीडर सिस्टम निकालते हैं। और जिस जगह पे प्रोडक्शन ही मेन है, एवरेज क्वालिटी भी चल जाती है, वहाँ पे 4 डालियां रख लेते हैं। ऐसे करते हुए जब ये ऊपर से नीचे ये डालियां जब बढ़ती हैं तो इनको एक सहारा दे देते हैं, ऊपर से रस्सी या ऐसे जो बगल में बांस और तार खींच देते हैं, तो ये इनके सहारे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है ऐसे पॉली हाउस में आपको क्या करते हैं कि इस तरह से ऊपर, ठीक बेड के ऊपर 2 तार खींचे होते हैं, 12 से 13 फीट के करीब ऊंचाई से। ये उसमें जो है प्लास्टिक के रस्सियां आती हैं जो लटका दिए जाते हैं, और एक क्लिप होती है, उनसे हर जगह पत्तों के नीचे और गांठों के नीचे इसको रोक दिया जाता है। तो ऐसे होते हुए बिल्कुल सीधे एक लाइन में पौधे शाइन के साथ बढ़, और उनके बीच में हवा आ जा सकती है, तो इससे फलों का विकास ज्यादा अच्छा होता है। समय समय पे इसमें आपको नीचे हैं फलों, पहले फल के नीचे के जितने पत्ते हैं ये तोड़ देने होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऊपर की जो कली है ये तेजी से बढ़ती है, फलों का विकास, फल जो है अपने अच्छे ग्रोथ के साथ बढ़ लेते हैं, और कलियां झड़ती नहीं। जब ज्यादा पत्ते हो जाएंगे, धूप नहीं आएगी, तो ये प्रभाव बिना कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हुए भी ये काम करता है कि फल झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सूर्य के प्रकाश की कमी ना हो इसलिए। पोषक तत्व प्रबंधन में 20 से 25 टन जो है आपको सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद रहे। अगर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर से पकाया हुआ है तो आपकी जमीन में उकठा आने की बीमारियां कम हो जाती हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए आप रोपाई के पहले जो है इसमें 87 किलो यूरिया, 500 किलो एसएसपी और 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। जिस जगह पे डीएपी प्रयोग हो रहा है उसके लिए वैसे कैलकुलेशन जो है 40/40/40 का दिया हुआ है आपको, लेकिन डीएपी इसलिए नहीं प्रयोग करें क्योंकि डीएपी जमीन को ज्यादा खराब कर रहा है बजाय कि एसएसपी के। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट और मिलता है, सल्फर। तो ये आपकी मिट्टी को सल्फर अलग से प्रदान करता है, जो फसल की क्वालिटी में बहुत आगे इफेक्ट आता है। आपको सल्फर की कमी के लक्षण भी आगे दिखाएंगे। तो पहली रोपाई के करीब 20 से 15-25 दिन के बाद जो है दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर दें। तो फसल में जो शुरुआती अवस्था में बढ़वार के बाद यूरिया की कमी हो रही है, और कैल्शियम नाइट्रेट एक जो तत्व है ये क्या करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। एक नए सेगमेंट के साथ बोरॉन मिक्स कैल्शियम नाइट्रेट आ रही है, जो नए कललों को बढ़ाता है, फलों की लंबाई को बढ़ाता है, चमक को बढ़ाता है, फल फटने नहीं देता है, और काले होके फल नहीं सड़ते हैं, या पीले होके फूल जो झड़ रहे हैं वो नहीं होता है। इसके बाद हर तुड़ाई पे आप 30 किलो नाइट्रोजन जो है अपनी टोटल डोज के साथ में दे सकते हैं। तो 65 किलो यूरिया जो है नाइट्रोजन की जो डोज हो रही है इसके साथ में पर हेक्टेयर के हिसाब से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ड्रिप इरिगेशन में बात करें तो फर्टिगेशन की जो बात होती है, तो ये एक डोज है स्टार्टिंग में,
19-19-19 जो है ये एनपीके आता है वाटर सॉल्युबल। बेहतर हो कि इफ्को का लें। आप 19-19 की जगह पे 18-18-18 भी लीजिए, जो सिर्फ इफ्को का ही आता है। इसमें एडिशन ये है 18-18 में कि 6% सल्फर भी इसमें मिक्स है। तो दिन में आपको 2.5 किलो जो है पर हेक्टेयर, ये 4000 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 एकड़ की डोज है। 2.5 किलो आपको 1 एकड़ में देना है और 0050 यानी कि 50 की डोज है। तो ये 200 ग्राम जो है ये आपको देना है स्टार्टिंग में। हफ्ते में 2 दिन आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। हर तीसरे दिन के बाद आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन हमें देना है। पहली जो तुड़ाई हो उस टाइम में आपकी डोज दूसरी दी हुई है 19-19, 4 किलो की डोज बढ़ जाती है, चूंकि रिक्वायरमेंट फलों की भी फूलों की भी बढ़ जाती है और पौधों का बढ़ाव भी होना है। और उसमें जो है 900 ग्राम यूरिया है और 0050 सेगमेंट ये पोटाश है, जो फलों की क्वालिटी को खास तौर पर बढ़ाने के लिए, शाइन को बढ़ाने के लिए होता है। और पहली तुड़ाई के बाद से लेके सीजन के एंड तक जो है ये नीचे जो सेगमेंट है इसमें डोज में बढ़ा के दे देते हैं। 2-2 किलो आपके यूरिया और पोटाश हो जाते हैं और आपके 4.5 किलो जो है 19-19 हो जाता है। तो उस टाइम में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स जो है ये स्प्रे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्स से लेके एरीज के और टाटा रिलीज से लेके अदर सारी कंपनीज के ये प्रोडक्ट आते हैं। फार्म ग्रो है, टाटा का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड वगैरह भी एडेड है। ट्रेसल नाम से भी एक प्रोडक्ट है टाटा का। और इसके अलावा मोबोमेन नाम से एक प्रोडक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, जो एरीज का है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें है। और मल्टीप्लेक्स का चमक नाम से भी है या महाफल नाम से भी एक प्रोडक्ट है। तो बहुत अच्छे प्रभाव हैं इन माइक्रोन्यूट्रिएंट के। और इस तरह से फलों की जो सूक्ष्म तत्व की कमी है वो पूरी होती है। मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, ये सब चीजें उसमें मिलती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जो पौधे लक्षण समय समय पर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अन्य तत्व जो आपको देना है जमीन में, अगर बहुत इफेक्टिव ऐसा प्रोडक्शन आपको लेना है, तो इफ्को का सागरिका मैंने आपको पहले भी बताया, ये दानेदार फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। 10 किलो पर एकड़ की डोज जो है ये आपकी रोपाई के पहले जमीन की तैयारी के टाइम में मिला सकते हैं, और फ्लावरिंग टाइम पे और फ्रूटिंग टाइम पे, फ्रूटिंग टाइम पे आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। सागरिका दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ये ऐसा मानिए कि ये सूखे पौधे को भी फूल लाने की अवस्था में ला सकता है, सूखते हुए पौधे को। ये बीमारी नहीं है, बस एक बहुत तेज ग्रोथ प्रमोटर है। कंसोर्टिया वही बैक्टीरिया है, एनपीके के बैक्टीरिया हैं, जैविक खेती में प्रयोग होते हैं ये, और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, और इनसॉल्युबल फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पड़ी हुई है इसको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आते हैं। माइक्रोराइजा हर खेत में एक जन के बुआई के टाइम में आप दे सकते हैं। 4 से 3 किलो की एकड़ की डोज के साथ ये पाउडर और ग्रेन्यूल फॉर्म में आते हैं, जिसे बुआई के टाइम में या गोबर की खाद में मिला के आप पानी के साथ में भी दे सकते हैं। इसका काम है, पहला तो काम है कि जड़ों को बहुत ज्यादा घना करता है। तो जड़ें जब घनी होंगी तो ये पौधे को अतिरिक्त पोषक दूर से भी खींच के ला के देती हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया की तरह भी काम करता है। तो माइक्रोराइजा का प्रभाव मौसम विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी फसल में बहुत पड़ा है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की चर्चा हो चुकी है। तो ये सारे अगर आप टाइम पे करते हैं तो शुरुआती अवस्था से आपकी पौधे की चमक और अंत तक आपका उत्पादन लाजवाब रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पोषक तत्वों की कमी के कुछ लक्षण हैं। ये आपको नाइट्रोजन की कमी क्या होती है कि निचले में दिखाई देंगे, और खास तौर पे पत्तों के आगे में वी शेप में ये दिखाई देते हैं, जो पीले होते जाते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सामान्य तौर पे ज्यादातर सारे किसान ये करते हैं कि यूरिया का आप यूज कर लेते हैं, जो टाइम पे मिल जाता है। जीवामृत जैसी चीजें भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और का सोर्स है तो बहते हुए पानी के साथ भी आप इसको दे सकते हैं, या फिर 15 लीटर की पानी की टंकी में 1 लीटर नाइट्रोजन की
1 लीटर जो आपको गौमूत्र है देसी गाय का, उसे आप दे सकते हैं। तो ये ठंड से भी बचाएगा। पीक फ्लावरिंग स्टेज और ज़्यादा चिलिंग टेम्परेचर ना हो तो उसकी डोज आपको आधा लीटर तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड। फास्फोरस है, ये खासतौर पे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों ही पौधों में नीचे, ये जो तत्व हैं ये तीनों पौधों में अलग चेंज हो जाती हैं और फल और साइज जो है कुछ अलग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप 05234 नाम से आता है फोलियर फॉर्म में फास्फोरस और पोटाश का एक मिक्स आता है। सारी कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती है इनके साथ ही अवेलेबल है। 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। उसकी समय पे अगर आपने पहले ही पीएसबी नाम का बैक्टीरिया जो कंसोर्टिया में पड़ा हुआ है उपयोग किया है तो ये भी इनसॉल्युबल फॉर्म में जो आपकी फास्फोरस पड़ी है उसको लेके आता है और पूरा करता है। नेक्स्ट स्लाइड। पोटाश की कमी से पत्तों में किनारे में जलने के एक लक्षण दिखाई देते हैं और लाल होते हुए ऐसे लक्षण जो हैं फलों पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। किसी भी फसल में फल पकते टाइम या दाने या जो भी भर रहे हो तो उस टाइम ये आपके जो भराव को बहुत अच्छी तरीके से पूरी करते हैं, वजन लाते हैं किसी भी उत्पाद में और शाइन लाते हैं। तो पोटाश मेनली जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए है और इसको भी आप 0050 के साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैल्शियम की कमी से आपके फलों में ब्लॉसम एंड रॉट नाम की भी बीमारी आती है। बीमारी कम है, वो एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसको कैल्शियम की कमी पूरी कर देने पे कंप्लीट किया जा सकता है। तो नीचे जो है ऐसे दाग बन जाना या आपकी शुरुआत में जो है फूलों का झड़ना और नई जो ऊपर कलियां हैं उनका छोटा जलते हुए प्रभाव दिखाना, ये कैल्शियम की कमी के लक्षण है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो आप स्प्रे फॉर्म में भी दे सकते हैं जो घुलनशील है और आपका जमीन में खासतौर पे पौधे की जो 1 महीने लगाने की स्टेज पार हो चुकी हो तब आप दीजिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से पौधों में ये पूरी तरह से अच्छी उत्पादन को पूरी कर लेती है। कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नीशियम की कमी से पत्तों में शिराएं जो हैं वो हरी रह जाती हैं और पीलापन ऐसा रहता है। सामान्य तौर पे ज्यादातर खेतों में ये प्रभाव दिखते हैं, किसान समझ नहीं पाते हैं और इसे यूरिया की कमी समझते हुए, नाइट्रोजन की कमी समझते हुए ये यूरिया देते हैं। ज्यादा यूरिया अगर आप दे देते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत ये होती है कि फलों में पौधों में बीमारियां बढ़ने की समस्या ज्यादा हो जाती हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का आप यूज कीजिए टाइम पे, कंपोस्ट खाद दीजिए आप। इसके साथ में आप खलियां दे सकते हैं पहले से ही खेत की तैयारी के टाइम। तो ये अपने आप से आपको बचा लेती हैं, इस तरह की कमियां जो है आती नहीं है, जो सूक्ष्म तत्व की कमी है। नेक्स्ट स्लाइड। सल्फर की कमी से पौधों में नई पत्तियां पीली रह जाती हैं जो बहुत आसानी से दिखाई देता है। खासतौर में खरीफ मौसम में ये ज्यादा प्रभाव दिखाता है। यहाँ बेंटोनाइट नाम से भी आती हैं, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और सल्फर की कमी से इस आपको पीलापन खासतौर पे शुरुआती अवस्था में दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बोरॉन की कमी से पत्तियां छोटी और मुड़ी रहती हैं, फल फटते ज्यादा हैं और काले दाग जो बन जाते हैं, ये बोरॉन की कमी से होता है। वजन जो है इनका कम हो जाता है। तो बोरेक्स पाउडर जो है आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बुआई के टाइम में 10 किलो आप जमीन में भी मिला सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी बोरॉन बोरॉन जिसमें एडेड हो वो आप दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट विथ एडेड बोरॉन जो आती हैं उन्हें भी आप 25-30 दिन पे जो दे रहे हैं उससे भी बोरॉन की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉपर की कमी से ज्यादातर लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे पौधों में वायरस आ गया, जो किनारे से मुड़ जाना कॉपर की कमी को दिखाता है। तो पत्तियों का सिर्फ आकार थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जैसा कि गर्मियों में ज्यादातर पौधे पानी को उड़ने से बचाने के लिए रोकते हैं, वैसा कॉपर सल्फेट की कम आप स्प्रे करें, ये बहुत तरीके से प्रभावी रहता है। और ये कमी पूरी होती है तो पत्तियां ज्यादा बढ़वार के साथ में अच्छी
अपनी जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनाती हैं और फलों की बढ़ोतरी और उत्पादन जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगली स्लाइड प्लीज। आयरन भी पीली कर देता है पौधों की पत्तियों को और हरी रंग की शिराएं बनती हैं। तो पूरा पौधा ही करीब ऊपर से लेके नीचे तक आपका दिखाई देना शुरू हो जाता है। लगातार हर फसल में ये दिखाई देगा। मैग्नीज की कमी के लक्षण भी हैं। वो किनारे पत्तों में जो है वो थोड़ा सा क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम ये खासतौर पे आपके जो है फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से फलों पे थोड़े से दाग बन जाते हैं अलग से। मैग्नीशियम सल्फेट का 1% का स्प्रे इसमें बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड। हमें काफी सारे प्रभाव देखे जाते हैं। नए पत्ते छोटे और ऐसे पीलेपन लिए हो जाते हैं। तो जिंक की कमी जिंक सल्फेट से भी पूरी कर सकते हैं आप। और चिलेटेड जिंक भी है आजकल आ रही हैं जो कि 39.5% की जिंक है। जो पहले आती थी कंटेंट जिंक से उससे बहुत ज्यादा प्रभावी है। इसे आप स्प्रे फॉर्म में 35 दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात है कीट प्रबंधन पे। कीट प्रबंधन होता है कि सरसों का एक बहुत मुख्य कीट है जो मिर्च में ज्यादा प्रभाव करता है, माहू। तो एफिड यानी कि माहू जो है रस चूसता है। इसके चुभाने और चूसने वाले मुंह होते हैं और ये पौधे का पूरा रस चूस लेता है। तो खासतौर पे टॉप पे जो है ये इफेक्टिव करता है। ऐसे क्या होता है कि सारा रस चूस देने से पौधों का ऊपरी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। माहू के साथ खास बात यह है कि जब ये रस चूसता है तो साथ में एक मीठा सा फूल जहां भी रहेगा उसके आसपास चींटियां उसके लिए आती हैं तो वो दूसरे टाइप कर लेता है। नहीं हटता है। तो एक केमिकल है थाइमेथॉक्सोम या फिर इमिडाक्लोपिड भी आप यूज कर सकते हैं। और जैविक खेती में बेवेरिया बैसियाना है या फिर मेटाराइजियम एनिसोप्ली है या फिर वर्टिसिलियम लैक्नी भी है। ये आप स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। गौमूत्र भी बहुत प्रभावी रहा है और छाछ भी। खट्टी छाछ जो है इसका डोज अगर बहुत ठंड हो तो गौमूत्र और छाछ का प्रयोग इस पे बहुत अच्छा प्रभावी रहा है जो इनको दूर करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीले रंग की स्टिकी ट्रैप भी जो है आप लगा सकते हैं रस चूसने वाले ज्यादातर कीड़े में। मकड़ी जो है ये खासतौर पे थोड़ा ठंड जब जाने लगती है तो थोड़ा ज्यादा प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं और फल जो है थोड़े से खुरदरे ऐसे हो जाते हैं। तो पत्तों से रस चूसना और इस तरह के काम करने से जो है ये दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप सल्फर का प्रयोग जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। सल्फर देखिए यहाँ पे कई सारे प्रभाव दिखाती है। एक तो सल्फर कमी को भी पूरा करेगी अपनी। दूसरा ये क्या करेगी, एक्रिसाइड ये मकड़ी का भी मारने का काम करेगी। तीसरा ये क्या काम करेगी, सल्फर आपको ठंड से बचाती है आपके पौधों को। तो कोई भी फसल हो आप सल्फर का अगर प्रयोग करते हैं स्प्रे फॉर्म में तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली आप ज्यादातर सारे कीड़ों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती की बात यही फायदा है, यहाँ पे कीड़ा देख के इंसेक्टिसाइड बार बार चेंज नहीं होता है और बहुत आसानी से एक से दो ही इनके लिए कोई प्रतिरोधी क्षमता भी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती है। ये फंगस के ऊपर, ये कीड़ों के ऊपर अपनी फंगस जो है ये प्रभाव करती है और खाने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये जितने भी कीड़े हैं आपके, एफिड हो, व्हाइट फ्लाई हो, आप सफेद मक्खी और ये आपकी माहू है, मकड़ी है, तो इसमें धुआंधार किसान जो है अपनी फसल को एक शाइन देने के लिए कोई कीड़ा ना खाए और ऐसे प्रभाव ना रहे इसके लिए लगातार एक केमिकल से दूसरे केमिकल में नहलाते रहते हैं। तो अपना खर्च तो बढ़ाते ही हैं, खाने वाले उपभोक्ता को डायरेक्टली कैंसर के लिए एक से एक एलिमेंट देते रहते हैं। और हर 2 साल 3 साल के बाद मिर्च की खेती तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इन कीड़ों से। तो लीफ कल वायरस की वजह से कुछ साल में लोग सबसे प्रॉफिटेबल फार्मिंग होते हुए भी ये छोड़ देते हैं।
बहुत सारे बेल्ट में ये खेती सिर्फ लीफ कर्ल वायरस की वजह से छोड़ी जा चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तेला ये कीड़ा जो है आपका रस चूसने वाला ही है, तो सेम आप डाइमेथोएट टाइप की जो है आप इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। थाइमेथॉक्सोम भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, और इमिडाक्लोपिड है या फिर साइपरमेथ्रिन है, ये आप इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैविक में सेम वही है, बिवेरिया बेसियाना और मेटराइजियम एनिसोप्ली या फिर वर्टिसियम लैक्नी। पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाइए या गेंदा लगाइए या फिर कुछ बोर्ड लगाइए जिसपे आप ग्रीस या ऐसे कुछ तत्व लगाएं जो चिपकते हों। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके बीच में जब कीड़े पीले रंग की तरफ फसल कोई चमक देखते हैं तो वहां जाके चिपक जाते हैं, तो मुख्य फसल बच जाती है, काफी हद तक बच जाती है। ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है येलो स्टिकी ट्रैप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सफेद मक्खी टमाटर मिर्च जैसी फसलों में बहुत ज्यादा गंभीर कीट है, क्योंकि ये वायरस को लेके आता है, रस भी चूसता है और वायरस को लेके आता है। जिस भी जगह पे आपके पौधों में ये किसान को दिखाई देना शुरू करे, खासतौर पे इसका जो प्रभाव होता है वो पत्तियां मुड़ते हुए छोटी हो जाती हैं, चुरमुरा और कुछ बहुत सारे मुर्रा क्या क्या नाम है सब जगह पे। तो सफेद मक्खी को रोकना वायरस के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, पहला उपचार। उसके बाद ये पीले रंग पे ही जाती हैं तो गेंदे और इस टाइप के जो स्टिकी ट्रैप पीले वाले हों वो आप लगाएं, और जगह जगह पे कीट को आकर्षित करने वाले बैग के साथ में घास निकालें। क्या होता है कि जब आप छिड़काव करते हैं तो बगल की जो होस्ट प्लांट है या दूसरी फसल है उस पे ये कीड़ा जाके बैठ जाता है। जैसे ही आपकी दवाइयों का प्रभाव कम होता है तो वापस ही आता है। तो जब भी छिड़काव कीजिए खेत के चारों तरफ किनारे साइड में भी इस पे कीजिए, और गेंदा जैसी फसल जरूर चूज कीजिए इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। निमेटोड जो है जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि नाम से जाना जाता है हिंदी में, और निमेटोड का प्रभाव ये होता है कि दलहनी फसलों में जैसी गांठें बनती हैं वो राइजोबियम की होती हैं, अच्छी होती हैं, नाइट्रोजन को लेके आती बढ़ाती हैं, लेकिन निमेटोड क्या करता है, घाव बनाता है। तो निमेटोड की वजह से यहाँ पे आपकी फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, और इस तरह से जड़ों में गांठें बनने से ये जो आपका पौधा है ये पोषक तत्व को खींच नहीं पाता, अपनी वृद्धि भी रोक लेता है। फफोले और घाव बनने से इनकी पूरी तरह से ऊपर की जो पत्तियां छोटी छोटी थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, तो पूरा पौधा रुक जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है, फल लगने बंद हो जाते हैं। तो गर्मी की जुताई कीजिए आप, रेजिस्टेंट वैरायटीज अगर कहीं किसी प्राइवेट कंपनी और किसी की है तो वो लगाइए। गेंदे की फसल मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि गेंदे की फसल से जो केमिकल निकलते हैं वो इसमें प्रभावी है। नीम की खली इसमें बहुत प्रभावी है, और इफ्को का त्रिगुण नाम से एक प्रोडक्ट है, इसमें जो है नेमेटोड मारने की क्षमता है। या फिर ये जो फंगस है पैसिलोमाइसीस लिलेसिनस, इसका विशेष तौर पे पूरी तरह से इलाज करती है। ये फंगस आपको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको गोबर की खाद में मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं, जमीन में सिंचाई के टाइम में भी आप पानी में सॉल्यूशन मिला के दे सकते हैं, इससे पूरी जमीन में चली जाएगी। कोई केमिकल ना दें, हर्बिसाइड ना दें, कोई इस तरह के केमिकल जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है फंगस को वो ना दें, तो पैसिलोमाइसीस लिलेसिनस पूरी तरह से नेमेटोड को कंट्रोल करती है और जड़ों की गांठें नहीं बनने देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डैम्पिंग ऑफ जो है ये गलन पौधों में नर्सरी में खास तौर पे लगता है, जमीन के पास में गलन लग जाती हैं, तो फंगस से होने वाली बीमारी जो है तेजी से जड़ों को गला देती है पास से तने को, और इस तरह से ये पौधा बहुत तेजी से मर जाता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है विशेष तौर पे इस स्टेज में इस बीमारी को रोकने के लिए प्रभावित रहा है। 3 ग्राम पर लीटर के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा अच्छी डोज है। और इसके अलावा तांबे की छाछ, जो लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक जैविक में विकल्प चाहते हो तो छाछ देसी गाय की हो और जितनी पुरानी हो उतना अच्छा, सिर्फ उसमें तांबे का लोटा या तार डाल दें तो वो एक हरे कलर में बदल जाती है 10 से 15 दिन के बाद। तो जितना ज्यादा पुराना होगा वो उतना तेजी से प्रभावी होगा। उसकी डोज
कम करते जाएंगे आप 250 ml से लेकर 100 ml तक भी ला सकते हैं 15 लीटर की पानी की टंकी में। और इस तरह से इसको स्प्रे फॉर्म में यूज कीजिए फसल में या फिर यहाँ पे भी, तो ये बहुत तेजी से प्रभावित आपकी फसल को बचा ले जाती है। विल्ट जो है फ्यूजेरियम विल्ट कंपोस्ट, आप अगर अपनी जमीन में लगातार जो है इससे वेस्ट डिकम्पोजर के साथ प्रयोग कर रहे हैं या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या आवाज फिर बढ़ाइए ट्राइकोडर्मा विरिडी। आपकी। जी, ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियनम जो है ये आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी जमीन में उकठा को बचा लेती है और उकठा जो है घास पाते हुए भी अपने आप को रोक लेता है, तो अचानक से मुरझा जाता है, खेत में जगह जगह पे दिखाई देगा। और कार्बेंडाजिम से ट्रीटेड आप सॉइल को भी कर सकते हैं या कॉपरॉक्सीक्लोराइड से, तो इस तरह से आपके पौधे बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डाइव एक ऐसी बीमारी है जो नींबू में और मिर्च में, इस तरह अमरूद में, इनमें सब में आती है। पौधा ऊपर से उल्टी तरफ से सूखता है, तो जिस जगह पे सूख रहा है उसको काट दीजिए, वहाँ ट्रीट कीजिए इनकी आपकी फंजीसाइड से ही। और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम हो या फिर आपका जो है कार्बेंडाजिम हो, इस तरह की सिस्टेमिक फंजीसाइड हो, उनसे प्रयोग करने से ये बीमारी रुक सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। जड़ गलन या तना गलन है, स्टेम रॉट और फ्रूट रॉट, इसमें मैंगोजेब का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। ये आपकी साफ नाम से केमिकल आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब, वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगी। और आपकी कॉपरॉक्सीक्लोराइड भी यहाँ पे जड़ों के पास खासतौर पे अगर ड्रेंचिंग करते हैं तो ये समस्या शुरुआती अवस्था में जो पौधे को गला रही है, ज्यादा पानी होने से ये होती है, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेती झुलसा है जिसे ज्यादातर लोग जो है ठंड मार देना कहते हैं। पत्तों में ये दाग लग जाते हैं काफी सारे, ठंड की प्रभाव से इसे जलना लोग बताते हैं। तो पौधे सूख सूख के मरते हैं और फलों वाली टहनी पे धब्बे वब्बे जरा ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर इरिगेशन आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप यूरिया दे रहे हैं, ऐसी स्टेज में ये बीमारी ज्यादा फैलेगी। एक तो ट्रीटेड सीड हो आपका, पहले से आपको ने उसको सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार कर लिया है। दूसरा, ठंड गौमूत्र का या तांबे वाली छाछ का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। और फिर सिस्टेमिक फंजीसाइड जो भी हैं आपके, वो आप प्रयोग करेंगे तो अर्ली ब्लाइट जो है जो बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पाउडरी मिल्ड्यू नाम से एक बीमारी है, चोडेलास्ता। जब ठंड खत्म हो रही होती है और गर्मी बढ़ रही होती है तो पत्तों पे सफेद रंग का एक पाउडर बनाती है ये पत्ती, और इस तरह से ये अपने आप थोड़ा पीलापन बढ़ना, बीमारियां के प्रभाव से इसकी फोटो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत विपरीत परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में विपरीत प्रभाव दिखाती है जब फल उत्पादन अपनी चरम पे होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है हेक्साकोनाजोल को आप प्रयोग कर सकते हैं या सल्फर को भी आप यहाँ पे प्रयोग करें तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीफ कर्ल वायरस जो इस फसल का सबसे मुख्य बीमारी लाने वाला एक वायरस है। तो सफेद मक्खी जो आपको शुरू में दिखाई गई थी, उसकी वजह से ये वायरस फैलता है और इससे क्या होता है कि पत्तियां एक अलग तरह की चुड़मुड़ी सी बन जाती हैं, जिससे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो एक पौधे में लगने के बाद पूरे खेत में फैलेगी। पहला प्रभाव यह है कि आपको जो पहला दूसरा तीसरा पौधा दिखा है उसे उखाड़ लीजिए और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी सचेत कीजिए, जिनसे झगड़ा है उन्हें भी, कि आपको उनमें जो है इंसेक्टिसाइड जो रस चूसने वाले हैं उन्हें छिड़काव करें, मेढ़ों के आसपास करें। आपके जो बीमारी से ग्रसित पौधा है उसको गड्ढों में ले जाके दबाइए, दूर जलाइए, और अपने पौधों के बीच में ये येलो पीले कलर के स्टिकी ट्रैप लगाइए जो सफेद मक्खी को चिपका लें अपने पास में, गेंदे लगाइए। और इसके अलावा जो प्रभावित उपाय है, हमने पाया है देसी गाय जिसका 1 लीटर दूध हो कच्चा, और अगर ये कच्चा दूध नहीं हो तो 250 ml की छाछ
जितनी पुरानी हो उतनी डोज आप कम कर सकते हैं। 4 ग्राम हींग और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से आपकी बैक्टीरिया और फंगस मरती हैं, हींग से आपका रस चूसने वाला कीड़े मरते हैं, और ये जो दूध है, कच्चा दूध, ये वायरस को रोकता है खास तौर पे। इसमें आप चिरैता जैसी चीज भी मिला सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। जिस जगह पे उपलब्ध नहीं है वहां पे ये उपाय भी हर 15 दिन में आप करें, पानी के साथ मिला मिला के स्प्रे करना है, तो ये पौधे को रोक लेते हैं। ये टमाटर और मिर्च दोनों जगह प्रभावी रहा है, और अपने काफी सारे किसान जो है इस उपचार को करके अपना रिजल्ट बताया है। पूरे देश में ये उपचार बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। साइंटिफिकली भी आपको, आप रिसर्च पेपर खोजेंगे तो ये प्रभाव आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तुड़ाई छटाई मिर्च जो है, एक यहाँ पे थोड़ी सी फसल दिक्कत करती है। यहाँ लेबर का प्रयोग ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मिर्च में ये एक समस्या है, अगर जिस जगह पे लेबर नहीं है वहां पे तुड़ाई की समस्या ज्यादा हो जाती है। ग्रेडिंग कर दें, लाल मिर्च की तुड़ाई करनी है तो फिर उस टाइम पे करें, आधी पकी हो या थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हो, और सिंचित अवस्था में है अगर, तो फिर आपकी 80 से 100 कुंटल 1 हेक्टेयर में, और अगर आपने फल पका के सूखे फल को ले रहे हैं तो 18 कुंटल 20 कुंटल के करीब जो है 1 हेक्टेयर में आ जाती है। हाइब्रिड किस्मों में ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है, तो 400 कुंटल बल्कि 500 कुंटल तक भी उत्पादन कई जगह पे ले लिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाल मिर्च को सुखाने के लिए 10 से 15 दिन तक पॉलिथीन में पैक करके रख लेते हैं इसको, और ये पेड़ पे सूख थोड़ी पक जानी चाहिए लाल, तो ज्यादा तेजी से होती है सूखने का प्रोसेस। तो तापमान जो है उसका 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, और ह्यूमिडिटी उसकी 90% से 95% तक रहे, तो 50 मतलब करीब आप 1.5 महीने तक इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं सामान्य इस जगह पे भी। नेक्स्ट स्लाइड। सीड प्रोडक्शन के लिए मिर्च में फाउंडेशन सीड अगर आपको बनाना है तो फिर 400 मीटर, और सर्टिफाइड सीड बनाना है तो 200 मीटर की दूरी में दूसरी कोई वैरायटी नहीं होनी चाहिए। ये दूरी पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। तो सीड प्रोडक्शन में कोई बीमारी नहीं आए, कोई यहाँ तक कि मिर्च की दूसरी वैरायटी भी नहीं हो, इसलिए आपको 3 टाइम में, पहली बार फूल आते टाइम, दूसरी बार फूल बनते टाइम, और तीसरी बार फल बनते टाइम, दूसरा कोई भी प्रभावी पौधा जो अचानक से थोड़ा ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है खेत से, या घास और दूसरे कोई भी दूसरी तरह की फसल है, उसको खेत से हटाने को रोगिंग एक प्रोसेस कहते हैं, तो ये करना चाहिए। और आगे फल बनने में भी अगर एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है सीड प्रोडक्शन के मामले में, तो ऐसे फलों को वाले पौधे को हटा देते हैं, तो शुद्ध बीज आपको जो है अगली फसल के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। बीज उत्पादन के लिए जब आप ले रहे हैं तो लाल फल पौधे पे हो जाएं, अच्छी तरह से लाल हो जाएं, पक जाएं, तभी सूख के उनको अलग करना चाहिए। उनकी नमी की परसेंट जो है 8% तक हो जाए, या और भी कम हो जाए तो अच्छा। और बीज की उपज जो है आपकी 60 किलो से लेके 1 कुंटल 20 किलो तक पर हेक्टेयर में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये टोटल जो है मिर्च की एक सफल खेती के बारे में पूरा मेरा व्याख्यान था। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल मैंने कोशिश किए हैं कंप्लीट हो जाएं। फिर भी आप में से जिनके भी सवाल हैं अपना एक परिचय दीजिए, ताकि दूसरे किसान आपके बारे में जान सकें, और फिर आपके जो भी सवाल आपके पास घुमड़ रहे हो वो आप रख सकते हैं। पंकज जी से निवेदन करूंगा, पंकज जी कृपया प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू करें। पंकज भाई संभालिएगा। शुभम सर, मैं हेलो चैट बॉक्स से एक प्रश्न ले रहा हूँ। आदरणीय प्रणय व्यास जी का प्रश्न है कि 3G कटिंग से किस तरह हम प्याज की उन्नत फसल ले सकते हैं और किस तरह से हमारी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। सर प्रणव सर नमस्ते। मिर्च की जी प्याज नहीं, मिर्ची।
हाँ मिर्च 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 असल मैंने प्याज बोला क्या, सॉरी। असल में परिचय, हाँ, पंकज भैया जो है प्याज के बहुत बड़े उत्पादक किसान है, बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करते हैं, तो इनके सामने हर टाइम प्याज ही प्याज सोते जागते दिखती रहती है। अब मिर्च में मैंने सर शुरू में, आप पंकज भैया एक स्लाइड दिखा दीजिएगा प्लीज, वो प्रूनिंग वाली। असल में दीपक सुजदे जी थे, आदरणीय स्वर्गीय दीपक सुजदे जी, जिन्होंने ये प्रोसेस जो है की थी 3G कटिंग, और ये कुछ नए ऊटपटांग गुरु जी लोग आए हैं, उन्होंने ये प्रोसेस का नाम दे दिया। तो पौधे की वानस्पतिक को शुरू से रोक दिया जाए, बहुत तेजी से वानस्पतिक वृद्धि को नहीं बढ़ने दें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ले आए, इसलिए प्रूनिंग कर दी जाती है। आप यहाँ हमने शिमला मिर्च के केस में बताया था टॉपिंग करना, और वहां पे से 2 या 4 डालियों को बढ़ाए हैं, तो उन जो सेकेंडरी ब्रांच होगी उस पे जो फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी है, फल लाने की क्षमता, ये तेजी से आएगी। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। सबसे पहली स्लाइड में आपको काशीमोल का पौधा दिखाई देगा, तो वो भी आप उस तरह से बहुत तेजी से एक पौधे पे 350-400 पौधे, 1 फीट 1.5 फीट के पौधे पे ऐसे फल लगे हुए हैं शुरू से जी। जी, GRY इंस्टीट्यूट। शिवम सर, हेलो सर जी। हेलो, हेलो। हाँ आप हाँ प्रश्न सर जी, ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैं प्रश्न ये ले रहा था, जो अभी जो आपने सब जो जानकारी दी, जो स्लाइड बताई, वो सभी तो याद नहीं रहती, तो ये साइड हमको मिल सकती है सर जी? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपके बलराम संदेश चैनल पे, फेसबुक पे भी हाँ, अपलोड होगी, तो वहां जो से वीडियो आप मतलब, कभी भी किसी दूसरे किसानों को, जी हाँ जी तो आप इस ग्रुप में इसकी मतलब ये रिकॉर्डिंग है, ये शायद जी ले जी सकते हैं। जी जी, हाँ जी, जी। आएगी आपकी स्लाइड, ये कल या परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। हाँ तो क्या आप सारी दूसरे जानकारी तो जितने ध्यान भी में, जरूरी किसान हो उन्हें, हाँ वो सारी हेलो। जानकारी हाँ तो जी, हाँ ध्यान में। जी, हेलो हेलो सर। सुमित, जी जी जी, नमस्कार सर जरूर हो जी, मेरा जाएगी। नाम रामपाल हाँ, मंडलोई है, मैं खरगोन से बोल रहा था। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राम सर। जी, ये जी सर जी, आपने जो ये दूध, हींग और जो हल्दी वाला जो प्रयोग बताया है, ये वायरस जी। आने के बाद भी इफेक्टिव रहेगा या पहले ही करना है सर? कैसे क्या करना है? नहीं, ये दोनों कंडीशन में, अगर वायरस नहीं आया है तो ये नहीं आने देगा, अगर आया है तो ये ठीक भी करना शुरू कर देगा, और ये पपीते जैसी सेंसिटिव क्रॉप में भी बहुत प्रभावी रहेगा। अच्छा सर, पपीते में लीफ कर्ल पे इफेक्टिव रहेगा सर आपके ये? यहाँ, हाँ, लीफ सर, कर्ल पे, येलो वेन मोज़ेक वायरस पे भी इफेक्टिव रहेगा ये। तो सर ये मतलब कि पर पंप 1 लीटर लेना है क्या दूध? 15 लीटर का जो पंप हो, 15 लीटर का जो हाँ पंप हो, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये उसमें कच्चा हो और देसी गाय हो तो ज्यादा अच्छा हो। HF गाय, हॉस्टिन फ्रीजियन का या देसी जर्सी का ना लें, ठीक है देसी सर। गाय का लीजिए। इसमें 1 लीटर गौमूत्र लीजिए, ये आपकी देसी गाय का दूध लीजिए, या अगर दूध नहीं हो तो 250 ml छाछ लीजिए। छाछ लेने की स्थिति आप तब परहेज कीजिएगा जो आपके फूल आने की स्टेज हो और ठंड नहीं हुई हो, तो छाछ कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी कम कर दें आप। नहीं तो ज्यादा छाछ होने पे, चूंकि लैक्टिक एसिड होता है तो फूलों को झाड़ती भी है ये। आप कच्चा दूध लीजिए, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, और इसके साथ में 3 से 4 ग्राम हींग मिला लीजिए और 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिए इसमें। हर 15 दिन में अगर आपने इसको प्रयोग किया तो आपके पौधे में लीफ कर्ल वायरस ही नहीं, बीमारियां, बैक्टीरिया और फंगस वाली और रस चूसने वाले कीड़े भी नहीं आएंगे। ये बहुत प्रभावी उपाय है। सर अभी थ्रिप्स आपके बहुत पास हो रखी है सुवासना सर मेरे से में सर। जी, अभी थ्रिप्स बहुत हो रखी है सर, उसको कंट्रोल के लिए कुछ बताइए सर। उसके लिए अभी आपके यहाँ शुरू हो चुकी है, बारिश आने वाली है, या आ भी चुकी है, मौसम बहुत तेजी से बदलाव लिया है, तो आप गौमूत्र अभी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा ओबेरॉन आती है, वो बहुत तेजी से अच्छा प्रभाव करेगी। थायोमेथोक्सोम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा जी, किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया 1 बाय 1 अपने प्रश्न रखें, और प्रश्न रखने के पहले आप अपना रेज्ड हैंड करेंगे तो हम आपको मौका देंगे और आपके प्रश्न सभी लिए जाएंगे। कृपया 1 बाय 1 पूछिए। अगला प्रश्न सर, मैं चैट बॉक्स से ले रहा हूं क्योंकि अभी रेज्ड हैंड किसी ने किया था जी, लेकिन हट गए हैं। सर, शंकर किस्मों के बीज अगर हम अगले वर्ष लगाएं तो क्या होगा या नहीं होगा? ये डॉक्टर KS यादव हैं, इनका प्रश्न है चैट बॉक्स से। नहीं सर,
देखिए सर, हाइब्रिड किसी भी वैरायटी को जब आप अपने पास लगाते हैं तो अपने जो फसल आपने ले ली है, इसके बाद ये सारी फसलों में, सारे पौधों में ये प्रभाव रहेगा। F1 जो बीज आप लेके आ रहे हैं, F2 जनरेशन में ये ट्रांसफर अपनी क्वालिटी को नहीं करता है। अगर वो बीज उग जाएगा तो वो फल नहीं बनाएगा, अगर उसमें फल लगने, फूल भी आ जाएगा तो वो क्वालिटी या वो क्षमता वाले फल, उतने उत्पादन आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपकी पूरी मेहनत, आपकी खाद, आपका समय चला जाएगा। हाइब्रिड के साथ यही है कि मोनोपॉली है, मतलब जिससे आपने लिया आपको दोबारा लेना पड़ेगा। लेकिन देसी सीडों में यही चीजें नहीं है, सिर्फ उत्पादन कम कुछ जगह पे रहा है, इस वजह से लोग लगातार देसी वैरायटी छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छी वैरायटीज हैं ये आपकी। काशी अनमोल जो वैरायटी थी, ये बहुत अच्छी उत्पादन देती है। और पूसा ज्वाला, ये लीफ कल वायरस भी नहीं लगता है इनमें। ये दोनों देसी वैरायटी हैं जी। जी शुभम सर, दो प्रश्न है। प्रशांत भींगे जी महाराष्ट्र से हैं। इनके प्रश्न है कि जी क्या मिर्च की फसल के साथ में लहसुन सहफसल के रूप में लिया जा सकता है, और ज्यादा उच्च तापमान पर मिर्च में किस तरह हम किस तरह की सस्य क्रियाएं करें, किस तरह का मैनेजमेंट करें? ये दो प्रश्न है सर। लहसुन आप ले सकते हैं। लहसुन थोड़ा सा अच्छा एलोपैथिक इफेक्ट दिखाता है। लहसुन लगाने से कीड़े और बीमारियां जो है कम आते हैं। दूसरी किसी भी फसल में, गन्ना हो या मिर्च हो या टमाटर हो, उनमें शुरुआती अवस्था में लहसुन बढ़ जाएगा। लेकिन जब मिर्च के पौधे अगर ज्यादा घनी पत्तों वाली वैरायटी है, ऐसी हैं, तो फिर उसको दाना भरते टाइम थोड़ी सी कमी हो सकती है। उस तरह का उत्पादन नहीं मिले जो आपको खुले एरिया में मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप हरे लहसुन तक जो बेचना हो या कुछ और प्रोसेसिंग अचार के लिए अगर करनी हो स्टार्टिंग फेज में, तो आप लहसुन लगाइए, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इसका। और इसके अलावा जो है हाई टेम्परेचर पे जो आप कह रहे हैं, तो इस तौर पे आपको दूध भी काफी अच्छा देता है उपाय। उसके अलावा टी स्टेंस कंपनी का एक ग्रीन मिरेकल, टी स्टेंस एक साउथ की कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट ही देती है। तो एमिनो एसिड अगर आप फसल में देते हैं तो मौसम विपरीत प्रभाव से थोड़ा बचाव होता है। नमी बनाए रखें, माइक्रोन्यूट्रिएंट दें, तो काफी हद तक ये बचाव आपका कर ले जाती है। गर्मी जब बढ़ेगी तो थ्रिप्स का अटैक भी बढ़ेगा, मकड़ियां भी बढ़ेंगी, और आपका लीफ कल वायरस का प्रकोप बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंट वैरायटी लीफ कल वायरस के लिए लगाइए, और ये जो लगातार नमी बनाए रखें, पौधे को मल्चिंग इफेक्ट दें, तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं उस टाइम में। क्योंकि उस टाइम में मिर्च का रेट 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। सर ये जय भगवान शर्मा है जिंजर से। सर का प्रश्न है, क्या हरियाणा में अभी मिर्च की नर्सरी जी। डाल सकते हैं हम? हाँ जी, जयवान जी नमस्ते। जयवान जी हमारे परिचित किसान हैं, जी और आराम से डाल सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका है, फिर भी आप अभी भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप जनवरी में तो चूंकि तापमान उसके बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, तो छोटा एक स्ट्रक्चर बना के अंदर पैक करके उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट दे के कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फरवरी या बाद में खरीफ में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है जी जी। सर सुभाष मुकाती सर हैं। इनका प्रश्न है, बैक्टीरियल विल्ट और फंगस विल्ट में क्या फर्क है, और इनके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, और दोनों में फर्क है, इनके लक्षण क्या हैं? वैसे सर एक किसान के लिए बैक्टीरियल विल्ट और ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैं पैथोलॉजी ब्रांच से तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकता। आप जड़ों को फाड़ेंगे तो विल्ट के लक्षण ये हैं कि जड़ों में एक भूरी काली ऐसी लाइन दिखाई देगी। बैक्टीरियल विल्ट का लक्षण ये है कि आप तने को फाड़ें और एक कांच के गिलास में पानी भर के उसमें डालें, तो एक सफेद रंग का थोड़ा सा धब्बेदार लिक्विड सा निकलता हुआ दिखाई देगा। ये बैक्टीरियल विल्ट के लक्षण है। किसान को ये करना है कि विल्ट के कोई भी लक्षण दिख रहे हो तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये एंटीबायोटिक का काम करती है, और जैविक
स्रोत है, आसानी से बाजार में मिल जाती है। सुडोमोनास फ्लोरोसेंस को 5 ग्राम और मतलब एक टंकी में 75 ग्राम ले लें और 1 चम्मच हल्दी के साथ ये प्रयोग कर दें। कोई भी तरह की फंगस और कोई भी तरह की बैक्टीरिया खेत में नहीं रहेगी। कोई केमिकल में यूज करना सकता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह यूज कर सकते हैं। 6 ग्राम पर एकड़ की एक फाइल आती है इसकी, जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सर क्या ये हैंड दोनों रेस की तरह की बिल्ट हेलो, हाँ, क्या ये दोनों तरह की बिल्ट में प्रभावी रहेगी? हाँ, सुडोमोनास और हल्दी या सुडोमोनास और ट्राइको आप करते हैं तो किसी भी तरह की विल्ट में प्रभावी रहेगी। जमीन में आप लगातार डिकम्पोजर चला रहे हैं तो भी बहुत प्रभावी रही है। जी। एक हैंड रेज हुआ है, जय श्री राम। कृपया कर अपना नाम क्लियर लिखें। जय श्री राम के नाम से आए हैं, कृपया अपना नाम क्लियर लिखें। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जब तक हम चैट बॉक्स के प्रश्न ले लेते हैं। चैट बॉक्स निर्मल गुर्जर जी हैं। निर्मल गुर्जर चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं गुर्जर जी? जब तक हम प्रश्न ले लेते हैं हाँ चैट बॉक्स में रोहित भैया का प्रश्न है। रोहित जी हैं कर्नाटक से। ये पूछना चाह रहे हैं कि मिर्च की कौन सी देशी किस्म है जिसे हम जनवरी में लगा सकते हैं और जिसका उत्पादन ले सकते हैं? ये कर्नाटक से है। हाँ जी, रोहित व्यास भैया परिचित किसान है हमारे। जी। रोहित जी, ये आप जो है कर्नाटक में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एक सेंटर है, वहां से अर्का हरित नाम से मिर्च की वैरायटी निकलती है जो वहाँ के लिए बहुत मुफीद वैरायटी है। तो इसको लगा सकते हैं और कुछ और नई वैरायटी भी इधर आई होंगी तो वो आपको IAHR बेंगलोर से मिलेगा। अक्सर होता ये है, जैसे टमाटर के केस में एक वैरायटी है अर्का रक्षक, तो 19 किलो टमाटर उत्पादन देने वाली वो वैरायटी है, लेकिन वो सिर्फ साउथ की क्लाइमेट में है। तो जो वहाँ की जलवायु है वो वाली जलवायु वाली वैरायटी जब दिल्ली में आई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है IRI में रिसर्च कर रहे हैं और टमाटर के स्पेशलिस्ट फार्मर हैं। या आपके 3 साल पहले हमने एक मंदसौर में हमारे एक बहुत अच्छे किसान दोस्त हैं अर्जुन पाटीदार जी, तो उन्होंने भी ये वैरायटी लगाई थी। तो वो वैरायटी अपने उत्तर भारतीय क्षेत्र में जो वायरस है उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं रही, जो वायरस की स्ट्रेन है उसके लिए, लेकिन ये साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में रही। तो आप IAHR बेंगलोर आपका आइडियल स्रोत है, वहां से ही आप वैरायटी लें। ऑनलाइन भी IAHR बेंगलोर की AT जो लिंक है ATIC IAHR, इस पे आपको आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके पैसे और उनकी डिटेल भी आप वहां से मिल सकती है। आप फोन से या ईमेल ID से या लेटर से, तीनों माध्यम से उसे उस जगह से सीड मंगा सकते हैं। निर्मल गुर्जर जी, आप अपना प्रश्न रखिए। निर्मल गुर्जर चैट बॉक्स में दिया उन्होंने प्रश्न, ले सकते हैं पंकज भाई जी। नहीं सर, उन्होंने सिर्फ नाम लिखा है अपना। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, थोड़ा आपको अवेलेबल करा दी जाएगी सारी प्रेजेंटेशन की वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मिर्च में जो खाद का शेड्यूल हाँ वही गुर्जर जी, हाँ वो हमने ड्रिप और मल्चिंग में दे दिया है। फूल आते टाइम, लगाने से लेके फल बनते टाइम, और पहले फूल से लेके तुड़ाई के टाइम तक, और पहली तुड़ाई से लेके बाद तक कब कब NPK 19-19 और 0050 और 052-34 और ऐसी वाली फर्टिलाइजर की क्या डोज चलेगी ये बताया गया है। और हफ्ते में ड्रिप जब फर्टिगेशन करते हैं तो हफ्ते में आधे घंटे 3 दिन के अंतराल पे गैप में देते रहते हैं। हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। बहुत पीक स्टेज में और आपको डिफिशियंसी दिख रही है तो 2 बार 1 दिन के गैप में भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के गैप में अगर सही डोज आप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर फर्टिलाइजर डोज जो है 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक बढ़ जाती है 19-19 की और अदर फर्टिलाइजर की। सर एक क्वेश्चन है सुशील पाटीदार जी का। हाँ, सुशील पाटीदार जी का प्रश्न है कि भिंडी के पौधे में निमाटोड दिखाई दिया है, क्या यह मिर्च के लिए नुकसानदायक होगा या मिर्च को प्रभावित कर सकता है? नहीं सुशील जी, आप कह नहीं सकते कि
अगर भिंडी के पौधे में जो दिखाई दिया है, हम उसको बिना पहचाने तो नहीं कह सकते कि वो मेलाइडोगाइनी निमेटोड है या कोई दूसरा निमेटोड है। और मिर्च में जो है वो, अगर आपकी खेत में मिट्टी में ये निमेटोड रहा है तो दूसरा भी लग सकता है। आप आराम से पैसिलोमाइसीज को या कार्बोफ्यूरॉन डस्ट को या नीम की खली को या इफ्को की 500 रुपए लीटर की एक दवाई नई लॉन्च हुई है त्रिगुण नाम से, तो इसमें बैक्टीरिया, फंगस और निमेटोड तीनों को मारने की क्षमता है। ये सबसे अच्छा उपाय है जो आसानी से सब जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं, फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पे ये अवेलेबल हो पाएगी इफ्को के थ्रू। पंकज भाई और भी प्रश्न है क्या चैट बॉक्स में? हाँ, सुभाष मुकाती जी का प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट से कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्या मिर्च पर? कैल्शियम नाइट्रेट से कोई हानिकारक प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपकी डोज ज्यादा हो जाए। अगर आपने 1 एकड़ में 25 किलो से ज्यादा की डोज 40-50 किलो तक डाल दी और साथ में आपने यूरिया की भी डोज बढ़ा दी है, तो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाने से दिक्कत ये हो जाएगी कि टिप बर्निंग हो जाएगी। जो प्रभाव आप दे रहे थे इसके लिए वो अति से ज्यादा हो जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर में तो ये ज्यादा है। अन्य कोई किसान साथी अपना प्रश्न कभी रखना चाहते हैं तो कृपया अपना बड़े जागरूक की किसान हैं अमित मिश्रा जी, कुछ पूछना चाहते हैं अमित भाई? अयोध्या से हमारे साथ जुड़ते हैं। अमित भाई आप किस प्रश्न पूछना चाहते हैं? अमित मिश्रा, आपको आवाज आ रही है अमित भाई? मैं एक सवाल पढ़ पा रहा हूँ चैट बॉक्स में से, ग्रोथ के लिए, जिनने हालांकि इनने टमाटर के लिए कहा है, तो ग्रोथ के लिए सागरिका यूज कीजिए। हुमेत्सु एक प्रोडक्ट आया था इफ्को का, इसी साल अप्रैल में करीब ये लॉन्च हुआ था। साइबेरियन खदानों से निकाला हुआ एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाया हुआ प्रोडक्ट है हुमेत्सु, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एक बहुत अच्छा हार्मोन है ट्राइकॉन्टिनॉल, तो ट्राइकॉन्टिनॉल हार्मोन को पौधा लगने के 15 दिन बाद कोई भी आपकी सब्जी वर्गी फसल हो उसमें खास तौर पे छिड़काव में आप दे रहे तो बहुत तेजी से बढ़ाव होता है। ये बाजार में ड्यू पॉइंट कंपनी की मेराकुलम नाम से या फिर गोदरेज की विपुल नाम से अवेलेबल है। तो एनपीके के एक 1919 के साथ में या तो आप सागरिका मिला लें या फिर आप ट्राइकॉन्टिनॉल मिला लें। ये बहुत तेजी से आपकी फसल को आश्चर्यजनक रूप में बढ़ाएगी। सुमित जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ। सुमित जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सुमित जी, सुमित जी अपना माइक अनम्यूट करिए। शायद सुमित जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, हाँ जी जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। सर ये पूसा ज्वाला का बीज कहाँ से मिल पाएगा सर? पूसा ज्वाला का बीज के लिए आपको फिलहाल आज ही मैंने साइट भी खोली थी, तो कोविड सिचुएशन की वजह से इस साल तो IRI की जो पूसा में ब्रांच है ठीक, उसने सब्जियों का बीज उत्पादन भी बेचना इस बार बंद कर रखा है। गेहूं की सिर्फ 3 वैरायटी वो शो कर रहे हैं, लेकिन हर साल वहां से आपको मिल सकता है IRI पूसा से, या फिर आपकी खुदीराम बोस पूसा में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां के भी 80 सेंटर से निकलता है। और कुछ केवीकेज के पास अभी भी ये बीज उत्पादन कार्यक्रम में अगर हो तो ये पूसा ज्वाला वैरायटी अवेलेबल कराते हैं। आप इसके लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है बनारस में, शाहजहांपुर जखनी नाम से एक जगह है गांव, वहां पे है ये। तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च नाम से आप सर्च करके वहां पे एक चिट्ठी भेजें तो डायरेक्टर के नाम पे, तो भी कोशिश हो, वहाँ सारी सब्जियों की सारी वैरायटी जर्मप्लाज्म वो रखते हैं, तो वो अवेलेबल करा सकते हैं आपको। हेलो सुभाष जी, हाँ सुभाष जी पूछिए आप। सुभाष जी कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। अरे सर नमस्ते। नमस्कार जी। सुमित जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, बढ़िया जानकारी दी। हेलो जी जी, नमस्कार जी। बताइए अपना परिचय बताते हैं। हाँ जी, मैं सुमित कुमार बोल रहा हूँ जी, भिवानी से, हरियाणा से जी।
हाँ जी। स्वागत है, पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मुझे पूछना था, आपने जो तीसरी चीज बताई थी ट्राइकोन, क्या नाम बताया था आपने, वो साल्ट हमारे शहर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, इसका तो बता दीजिए। अब वो आपको मिलेगा, मेराकुलान लिखिए आप, मेराकुलान। ट्राइकोंटेनॉल जो है केमिकल का नाम है हार्मोन का। अच्छा जी, अच्छा मेराकुलान जी, लिखिए आप, अच्छा मेराकुलान। जी। तो वो एवरेज मीडियम दुकान पे या थोड़ी सी भी ठीक दुकानें हो वहाँ मिलेंगे, और रोहतक में मिलता है, आपकी सारी मेरा जगह पे कुलान मिल जी। रहा है मेराकुलान। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। और एक और सवाल था जी। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। आपकी आवाज़। जी। सर जी नमस्कार। हाँ जी। मैं धर्मेंद्र पाटिता देवास जी जिले के धर्मेंद्र जी हरदा नमस्ते। क्षेत्र से बोल रहा हूँ। जी धर्मेंद्र जी नमस्ते। जी जी नमस्ते सर जी, मैंने अभी मिर्ची का एक प्लांट लगाया, 20 दिन हो चुके हैं इसको कंप्लीट। तो उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, ऊपर वो हाँ ऊपर की तरफ पत्ते आ रहे हैं, न्यू पत्ते वो सिकुड़ रहे हैं ऊपर की तरफ। और मैं मीटिंग में भी थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, तो मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई थी। मैंने सारी स्लाइड भी देख नहीं पाया था, इसलिए क्वेश्चन वही है। अच्छा। आपकी मिर्च में ना कोशिश, जैसे संभावना लग रही है, मौसम भी बना हुआ है, तो लीफ कल वायरस आता है, पत्तियां मुड़ जाती जी हैं सर। और ऊपर की ग्रोथ बंद हो जाती है। तो एक तो ये क्या है कि आप कोई इंसेक्टिसाइड छिड़किए रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, थायोमेथोक्सोम या फिर इमिडाक्लोपिड या फिर साइपरमेथ्रिन, इन तीनों जी में सर। से कोई एक दवा आप छिड़किए। जी और खेतों पे किनारे पे भी सब तरफ में। दूसरा, पीले रंग की एक तख्ती लगाइए जी सर। जी खेत में, 10 तख्तियां लगाइए एकड़ के हिसाब से, जिसपे या तो तारपीन का तेल या फिर ग्रीस लगाओ, सफेद ग्रीस हो ताकि पीला रंग पीछे छुपे नहीं। जी तो सर। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो उस पे आके चिपक जाएंगे। जी सर। जी तीसरा, आप जो है इसमें आपका जो है एक गेंदे के पौधे लगाइए, यहाँ पे ये बचाव करेंगे। और अभी हमने बताया था, आपने शायद सुना हो, कच्चे दूध का और ये हींग और हल्दी का, तो उसे आप प्रयोग करेंगे तो ये बहुत तेजी से आपकी फसल को सुधार देगा वापस। वायरस आने के बाद केमिकल में कोई खास उपचार नहीं है जो आपकी फसल को बचा पाएगा। जी सर। वैसे मैंने उस पुरानी छाछ रखी हुई थी, उसका स्प्रे किया था, थोड़ा कुछ उसमें बेनिफिट मिला मुझे। जी, अभी से 15 दिन में आप लगातार रखेंगे, जी सर। और उसमें आप अभी से भी और इकट्ठा करें, उसमें तांबे का तार या वो डाल दें, तो वो फंजीसाइड का भी काम करेगा। जी इसके साथ जो एंजाइमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो ठंड से भी बचाएगा और ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये जी छाछ का प्रयोग इस मौसम के बाद रबी मौसम में बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव दे देता है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। आप देख नहीं पाए हैं तो YouTube पे आपको इसका हम लोग शायद 1 या 2 दिन में वीडियो हाँ सर डाल जी, इसकी देंगे। लिंक हाँ, जी इस जी, ग्रुप तो पर आप लिंक हमारे शेयर कर दीजिए। हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं मिर्ची और गेहूं का भी हम लोग एक साथ डाल रहे हैं। धन्यवाद सर जी, तो आपका आप आभारी हूँ मैं सर जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, ये हम लोग वेबिनार जी, कर रहे आपने हैं। हमारे लिए, हम किसानों के लिए इतनी मेहनत की, इतना अच्छा स्लाइड बनाई, उसके लिए आप सभी का मैं आभारी रहूंगा सर जी। हम धन्यवाद। आभारी हैं डॉक्टर साहब के, हम तो सिर्फ हाँ, अरे मॉडरेटर्स सर, हैं। आप लोग, डॉक्टर साहब की हम बहुत लोग कोशिश करते लंबी अनुभवों नहीं, का हमें फायदा हुआ सबसे है। अच्छा सर। कम समय में जी सर जी, कम समय में सबसे अच्छी जी सटीक जानकारी मैं ग्रुप में वैसे बाद में आया हूँ, बहुत जी, अच्छी जानकारी मुझे थैंक मिली। यू धर्मेंद्र भाई। मेरे ख्याल से अब जी सर, थैंक सभी सभी डॉक्टर साहब प्रश्नों को ले लिया है। तो अब मैं हमारे बीच जी। बलराम संदेश के हमारे बहुत अच्छे कृषक हैं खंडवा से, पंकज पटेल जी, अगर वो सुन रहे हों तो मैं निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें। और उसके बाद डॉक्टर प्यासी साहब से कहूंगा कि वो थोड़ा कुछ हमें अंतिम शब्दों से अनुग्रहित करें। पंकज भाई। हाँ सर, धन्यवाद डॉक्टर शुभम सर। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही बढ़िया जानकारी अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कृषकों को देने के लिए, और जिस तरह से आपके अनुभव को आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी किसान बंधुओं तक पहुंचाया है। और जैसे कि अभी एक धर्मेंद्र जी ने अपना बताया कि वो कम समय के लिए जुड़े, लेकिन फिर भी उनको अपने उपयोग की जानकारी मिल पाई। तो सभी साथियों, सभी कृषक बंधुओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू यू सर, डॉक्टर प्यासी सर। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार, सारगर्भित और बेहतरीन कंपाइलेशन था लंबे समय के, जो है इन सभी मिर्च, शिमला मिर्च और
जो है पॉली हाउस की खेती, इन सभी चीजों का एक लंबा अनुभव है श्री डॉक्टर शुभम जी का। तो बहुत ही विस्तृत ज्ञान सभी लोगों को हर बिंदु पे जो है सूक्ष्मता से जो है कंपाइल किया गया और बेहतरीन तरीके से उसको जो है सभी किसानों के सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आयोजित की गई इस वेबिनार में जो है सभी किसानों को, हमारे सभी साथी किसानों को उससे अच्छा लाभ होगा और भविष्य में भी वो मिर्च की खेती के प्रति अगर उनकी कोई शंका या समाधान है तो डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी से जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आज 11वीं हमारा वेबिनार के सफल आयोजन के लिए मैं टीम बलराम संदेश को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके जो है कड़ी मेहनत और एक सम्मिलित प्रयोग के कारण जो है हमारा वेबिनार की 11वां सीरीज आज कंप्लीट हुई है। आगामी वेबिनार भी इसी तरीके से लगातार आयोजित किए जाएं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हम पहुंचाने में सफल हों। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः जो है टीम बलराम को स्वयं की ओर से, सभी किसान भाइयों की ओर से बधाई देता हूं और भविष्य में आशा करता हूं कि कुछ और बेहतर क्या किया जा सकता है इन सभी संभावनाओं में। वर्तमान में हमारे पास फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से हम किसानों को सभी आवश्यक जानकारियां विभिन्न फसलों की, उन्नत तकनीकी, उत्पादन तकनीकी और रिसेंट एडवांसेस क्या हो रहे हैं कृषि में, उन सभी जानकारियों को किसानों को उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे पास विशेषज्ञों की, प्रगतिशील किसानों की, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों की एक लंबी एक्सपर्ट हैं और जो कि समय समय पे सभी जानकारियों को कंपाइल करके किसानों को उचित प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं आज के इस सफल आयोजन के लिए। जय बलराम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं उपस्थित सभी हमारे 32 किसानों को जय बलराम सूचित डॉक्टर साहब। करना चाहूंगा कि चैट बॉक्स में हमारे यूट्यूब की लिंक दी हुई है, तो आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शायद सर